दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें हम हर रोज की तरह देश दुनिया की तमाम खबरें पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और रिकॉल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों आज का बड़ा ही बेहतरीन सेशन होने वाला है, तो जो जो विद्यार्थी हैं सेशन को शेयर लाइक साथ साथ जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं दोस्तों पहली न्यूज से। और कल जो है दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और आया है। 7 मई की सुबह जो पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर जो हमले हुए थे दोस्तों, उसका जो लोगो था, उसका जो डिजाइन था, भाई यहां पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर आप देख रहे हैं डबल ओ और डबल ओ के अंदर सिंदूर भरा हुआ है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर का जो डिजाइन है किसने बनाया, उसको भी आर्मी द्वारा रिवील किया गया। यहां पर आप तस्वीरें देख रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता की और दूसरे हवलदार सुरेंद्र सिंह, और जो कि ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, इंडियन आर्मी में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों के द्वारा, हर्ष गुप्ता जी और सुरेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा इनको बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें। और तारीख क्या है, 7 मई की सुबह या 6 मई की रात को ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। याद रखें ये पाकिस्तान में हुआ था। आप इसको किलर से कंपेयर ना करें, किलर कश्मीर के अंदर जो है वो चल रहा है। तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। साथ साथ आ रहे हैं सेशन को शेयर लाइक जो है साथ साथ जरूर कर दें भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है दूसरी जो न्यूज है आज की, दोस्तों दूसरी न्यूज जो है वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप से है। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि मैंने कल भी बताया था दोस्तों, साउथ कोरिया का एक शहर है जिसका नाम है ग्यूमी। बड़ा प्यारा सा नाम है ये ग्यूमी, ठीक है। तो ग्यूमी नामक एक शहर में साउथ कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हुई है। और भारत को पहला मेडल जो है वो दोस्तों गुलवीर सिंह, यहां पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं 10,000 मीटर की जो रेस है उसमें इन्होंने भारत को ये पदक है दोस्तों कल जिताया है। और दोस्तों काफी सारे टूर्नामेंट्स में भारत यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। उम्मीद है और भी कई सारे गोल्ड मेडल है देखने को मिलेंगे। गुलवीर सिंह दोस्तों बड़े ही इससे पहले भी भारत की तरफ से कई सारे जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में ये भारत को मेडल जो है ये जिता पाए हैं। तो नाम याद रखने, साउथ कोरिया के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि भाई यहां पर अभी जून के पहले हफ्ते में प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी होने वाले हैं। और साउथ कोरिया, हाँ जी। और एक ये न्यूज है हमारी एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की। फिर उसके बाद तीसरी जो न्यूज है आज की, थर्ड न्यूज, वो इलेक्शन से जुड़ी हुई है। और दोस्तों यूरोप के साउथ में पड़ने वाला ये कंट्री, जिनकी संख्या लगभग लगभग 2 करोड़ है, नाम है रोमानिया दोस्तों, जिस पर अभी रशिया यूक्रेन युद्ध का भी प्रभाव, क्योंकि पड़ोसी ही कंट्री है, ज्यादा दूर नहीं है, देखने को मिला। और यहां पर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, भाई देखिए जो एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर लोगों का भरोसा खत्म हुआ है इस देश में। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नाम है निकोसर डैन, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, दैट इज निकोसर डैन। इनको जो है देश का राष्ट्रपति जो है वो बना दिया गया है। अब मैं जैसे बता रहा हूं रोमानिया के बारे में, लगभग लगभग 1,90,00,000 की पॉपुलेशन वाला ये यूरोप का 12वां लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, साउथ ईस्ट में पड़ता है। और यहां पर भी भारत की तरह दोस्तों इलेक्शन हर 5 साल के बाद होता है। हालांकि भाई भारत की तरह ऐसा नहीं है कि आप राष्ट्रपति नंबर ऑफ टाइम्स बन सकते हैं। यहां पर कोई भी व्यक्ति लगातार सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अभी ये राष्ट्रपति बने हैं निकोसर डैन। अब आपको बिल्कुल याद होंगे ये सारे के सारे नाम, मुझे लगता है काफी बार हो ही चुके हैं। मैं सिर्फ एक ही पूछूंगा आपसे, बाकी मुझे लगता है बहुत रिपीटेड हो चुके हैं। आप मुझे सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दो। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एंथनी एल्बनीज, जर्मनी में जो है फ्रेडरिक रिच, फिर जो कनाडा में मार्क कार्ने, वहां की फॉरेन मिनिस्टर अनीता आनंद, ये सारे बहुत बार कर लिए हैं। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का नाम एनीवन एनीवन रोहिणी शर्मा, गुड मॉर्निंग। सौरभ गुड मॉर्निंग। हिमाचली क्वीन गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दें। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम लॉरेंस वुंग, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। और ये अपॉइंटमेंट है। फिर इंडिया की कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। अभी हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन कौन बने हैं, अजय कुमार। फिर जो है अजय सेठ भारत के नए फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, और माफ कीजिए फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। फिर यूपीएससी के अलावा कैग में हमारे जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, वो है संजय
मूर्ति साहब। फिर संजय मल्होत्रा जी कौन है, आरबीआई के गवर्नर हैं। फिर आरबीआई में डिप्टी गवर्नर एक महिला बनी थी, उनका नाम क्या है, पूनम गुप्ता जी। दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है, रेखा गुप्ता जी। और दोस्तों जो है डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, समीर कामत साहब। सीईओ ऑफ नीति आयोग कौन है, बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग को वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी। ठीक, तो ये सारी की सारी आपको याद रखनी है। नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं भारत के, बीवीआर गवई। फिर मणिपुर में नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं दोस्तों, बी सोमा शेखर। फिर जो है चीफ जस्टिस, फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही नालसा के जो नए चीफ हैं वो कौन बने हैं, जस्टिस सूर्यकांत। ठीक, और दोस्तों जो है ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स कोई रह तो नहीं गई। ठीक है दोस्तों, ये लगभग ये अपॉइंटमेंट्स आपको याद होनी चाहिए। आज सिर्फ आपको मैंने बोल के बताई हैं, क्योंकि हर रोज लगभग रिपीट हो ही जाती हैं, तो इस वजह से आज मैंने इनको लिखा नहीं है। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट न्यूज जो है वो दोस्तों इनसे जुड़ी हुई है, जिनको श्रीलंका में क्वीन ऑफ द श्रीलंकन सिनेमा कहा जाता है। तो वहां के सिनेमा की बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है अपने जमाने की। नाम है इनका मालिनी। यहां पर भाई हेमा मालिनी से याद रखें, पूरा नाम है मालिनी फोनसेका। और ये दोस्तों इनका 78 वर्ष की आयु में देहांत हुआ। और भाई इतना बड़ा नाम था, पॉपुलैरिटी थी। और जिस तरह से जो अंतिम संस्कार किसी राष्ट्रपति या किसी दोस्तों बड़े पॉलिटिकल लीडर का होता है, वैसा ही अंतिम संस्कार जो है सरकार द्वारा किया गया। वहां के जो राष्ट्रपति हैं अनारा कुमारा देशनका, तो उन्होंने भी जो है भाई उनके इस अंतिम संस्कार में जो है वो हिस्सा लिया और अपनी श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए। तो नाम याद रखना है, क्वीन ऑफ द श्रीलंकन, और पूरा नाम जो है दैट इज मालिनी फोनसेका। और हाल ही में आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी यहां पर गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना हाईएस्ट सिविल ऑनर जो है श्रीलंका ने दिया था। अगर मैं पिछले कुछ 2-3 महीनों का निकाल लूं तो नरेंद्र मोदी को मॉरिशस ने अपना हाईएस्ट सिविल ऑनर दिया, श्रीलंका ने अपना हाईएस्ट ऑनर दिया। फिर दोस्तों बारबडोस जो है, बारबडोस ने अपना जो हाईएस्ट सिविल ऑनर है इनको प्रदान किया था। और अब तक टोटल दुनिया के 23 ऐसे इंटरनेशनल अवार्ड हैं देश दुनिया के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुके हैं। तो याद रखें श्रीलंका, और नाम जो है दैट इज मालिनी फोनसेका। श्रीलंका वो कंट्री है भाई जिसको आईएमएफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम आईएमएफ में दोस्तों भूटान को, बांग्लादेश को और श्रीलंका, इन 3 देशों को जो है वो रिप्रेजेंट भी जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है ईरान से। ईरान से 2 न्यूज हैं। पहली न्यूज हम पढ़ेंगे, और उससे पहले मैं चाहूंगा जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दिया करो भाई। आपका अपना सेशन है, आपका अपना चैनल है, ठीक है, तो बिल्कुल जो है न्यूज को पकड़ के मत रखा करो, लोगों तक भी जाने दें, है ना। तो और भी जो है स्टूडेंट्स को जो है इसको शेयर करो, कम से कम ज्यादा नहीं 5 स्टूडेंट्स तक तो जरूर शेयर कर दिया करो। इतनी मेहनत के साथ हमारी टीम आती है ना, तो हमें बड़ा दुख होता है कि बड़े कम लोगों तक हम पहुंच पाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई हम मेहनत करते हैं पीपीटी के ऊपर, आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जरूर शेयर लाइक कर दिया करो। तो भाई यहां पर ईरान से जुड़ी 2 न्यूज हैं। सबसे पहली तो ये है, हाल ही में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपनी जब यात्रा की थी दोस्तों अरब कंट्रीज की, जिसमें वो पहले रियाद आए थे सऊदी अरेबिया में, और वहां पर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई। एक तो इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ, आपको याद होगा, 142 बिलियन यूएस डॉलर की डील की थी, याद है कि नहीं याद। दूसरा, इन्होंने रियाद में ही गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का जो समिट हुआ था उसमें हिस्सा लिया। फिर इसके बाद ये कतर गए, यूएई गए थे, तो 3 देशों की यात्रा थी। और उस दौरान इन्होंने सजेशन दिया था कि भाई यहां पर जो पर्शियन गल्फ है या गल्फ ऑफ पर्शिया है, उसका नाम बदलकर हम जो है सजेशन दिया था, नाम बदलकर गल्फ ऑफ अरेबिया जो है वो कर देंगे, जिसको लेकर अब ईरान के जो मंत्रालयों ने, ईरान की सरकार ने भाई भारी विरोध जताया है। और इसको एक तरह से ईरान के ऊपर कल्चरल, उनकी आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल लेगेसी के ऊपर अटैक तक इसको बता दिया। भाई उन्होंने 9 फरवरी को ऑलरेडी वहां पर तो अपनी मनमानी कर ली, जहां पर गल्फ ऑफ मेक्सिको को उन्होंने अनाउंस कर दिया था गल्फ ऑफ अमेरिका। नाम याद रखना, गल्फ ऑफ मेक्सिको इज नाउ गल्फ ऑफ अमेरिका, और तारीख कितनी थी, 9 फरवरी। अब यहां पर ये इन्होंने सजेशन दिया है, कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। अब इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच
दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरह से हिस्टोरिकल या फिर जो है कल्चरल जो आइडेंटिटी को लेकर डिफरेंस है, क्योंकि सुन्नी की दुनिया में जो सऊदी अरेबिया अपने आप को हीरो या सबसे बड़ा मानता है, और दूसरी तरफ जो शिया कंट्रीज है उनमें ईरान सबसे बेहतर है, सबसे ऊपर माना जाता है। और ये जो ईरान है उसकी ऑफिशियल भाषा वो फारसी ही है, पर्शियन जिसे बोलते हैं, और फारसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है दुनिया की। और उनका जो कल्चर है, उनका जो हिस्ट्री है, उनका जो रिलीजियस है, काफी सारा इस भाषा में लिखा हुआ है। तो भाई अगर इसका नाम बदलता है तो ईरान को लगा कि ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम पर ही हमला है। अब वैसे यूएस ऑलरेडी भाई ईरान के साथ जो है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, ओमान में, टर्की में, माफ कीजिए ओमान में जो है भाई ईरान के न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं उनको लेकर जो है वो नेगोशिएशंस कर रहा है। अब पता नहीं वो नेगोशिएशंस के साथ तक, हालांकि अभी तक पॉजिटिव ही लग रहा है कि वो सुलझ जाएंगी, उनको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा, लेकिन भाई इसको शायद ईरान के लोग या ईरान की सरकार जो है वो बर्दाश्त ना कर पाए। अब ईरान के ही दोस्तों एक डायरेक्टर की एक और न्यूज है जिनका नाम है जफर पनाही। और कुछ दिन पहले आपको बताया था केन्स जो फ्रांस का एक शहर है, वहां पर दोस्तों एक इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है, केन्स फिल्म फेस्टिवल। आपको याद होगा कई सारे भारत के सितारे, जैकलिन फर्नांडिस की तस्वीर भी दिखाई थी, वहां पर पहुंचे हुए हैं। और वहां पर ये जो डायरेक्टर साहब हैं जफर पनाही, इनको वहां का जो टॉप ऑनर है दोस्तों, टॉप अवार्ड है जिसका नाम है पाम डी और अवार्ड, पाम डी और अवार्ड दिया गया है। और ये इनकी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। अब आपको एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट के डायरेक्टर कौन है। और भाई इन्होंने ये अवार्ड जो है जीता है। कई सारी जो है दोस्तों फिल्म्स थी, जैसे कि रीन्योर, ये जापान की मूवी थी जिसके डायरेक्टर थे हायाकावा, और इनको भी नॉमिनेट किया गया था। और बहुत सारी बेहतरीन मूवी थी, उनको हरा के जो है ये जफर पनाही ने अवार्ड है दोस्तों जीत लिया है। यहां पर मैं केन्स के बारे में बता दूं, दुनिया के जो या यूरोप के सबसे बेहतरीन फिल्म फेस्टिवल है। अब देखिए जैसे यूरोप में ऑलरेडी इटली के वेनिस शहर में आयोजित किया जाता है इस तरह का फिल्म फेस्टिवल, टोरंटो में फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, जर्मनी के बर्लिन में किया जाता है, लेकिन अभी भी सबसे पॉपुलर जो फिल्म फेस्टिवल है दोस्तों वो केन्स का ही माना जाता है, जिसमें दुनिया के हर भाषा से जुड़ी मूवीज, डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर्स या फिर एक्टर एक्ट्रेस जो है इसमें हिस्सा लेते हैं। हाँ, ये जो अवार्ड्स हैं दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो या दोस्तों जो इसको ऑर्गेनाइज करती है FIAPI, उसका गठन 31 अगस्त 1939 में हो चुका था, लेकिन फेस्टिवल 1951 से शुरू हुआ और आज दुनिया के सबसे बेहतरीन फेस्टिवल्स में माना जाता है। 2003 तक इसका नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था। 2003 के बाद इसका जो नाम है वो शहर से, क्योंकि ये केन्स शहर में होता है फ्रांस के, तो केन्स फिल्म फेस्टिवल है वो कर दिया गया था। अब आपको याद होना चाहिए फ्रांस को लेकर हमारी इंडियन नेवी ने भाई फ्रांस की ही एक कंपनी डसोल्ट एविएशन के साथ हाल ही में 26 रफोल मैरीटाइम जेट्स का जो है वो दोस्तों समझौता किया था। हम उनसे ये रफोल मैरीटाइम जेट्स लेने वाले हैं। दूसरा, फ्रांस में ही अभी फरवरी के महीने में AI एक्शन समिट हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी गए थे और उस समिट को को होस्ट भी इंडिया ने ही किया था। और दोस्तों अगली AI एक्शन समिट 2026 की अनाउंस किया गया था, भारत में ही होगी। और दोस्तों फ्रांस के साथ मिलकर ही हमने 2015 में जो COP21 थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है वो निर्माण किया था, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। हाल ही में आशीष खन्ना जी उसके नए चीफ बने थे। और फ्रांस में ही 2024 में जो ओलंपिक्स हुई थी और उस ओलंपिक्स में हमने जो है 6 मेडल्स जो हैं हम लेकर आए थे, जिसमें से एक गोल्ड मेडल था मनु भाकर का, उन्हीं का एक ब्रॉन्ज मेडल भी था। इसके अलावा जो है आपको पता होगा भारतीय हॉकी टीम द्वारा भी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता गया था। तो 6 मेडल थे टोटल। और 2028 के ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होगी, 32 की ब्रिस्बेन में होगी, ये भी आपको काफी बार बता ही चुका हूं। तो याद रखें जफर पनाही। अब यहां पर आप सबके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में जो 58 जो ज्ञानपीठ अवार्ड हुए थे, जो इंडिया का सबसे बड़ा लिटरेसी अवार्ड है 2023 के लिए, अब ये तो मैं कई बार बता भी चुका हूं, आपको याद भी होगा। जगत गुरु भद्राचार्य को ये अवार्ड मिला और गुलजार को मिला। और दूसरा ये भी आपको याद होगा, इंटरनेशनल जो मैन बुकर प्राइज है ये कन्नड़ राइटर बानू मुश्ताक को मिला है। और बानू मुश्ताक को उनकी जो कन्नड़ किताब का जो अनुवाद किया गया है, जिसका नाम है हेम्प, जिसका नाम क्या है यार, हेम्प शेल्टर,
जिसका नाम है दोस्तों हर्ट लैम्प, हर्ट हर्ट लैम्प। और ये हर्ट लैम्प का जो अंग्रेजी अनुवाद है, क्योंकि ये तो कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, वो किया था दीपा दीपा भाष्ठी। ठीक है, मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ दीपा भाष्ठी द्वारा किया गया था। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिला। ये दो तो आपको पता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 59th ज्ञानपीठ अवार्ड थे 2024 के, ये अवार्ड किसको मिला है? लेट्स सी कितने विद्यार्थी बता पाते हैं। 59th ज्ञानपीठ 2024 अवार्ड्स। हिंदी के पॉइंट हैं, जल्दी से बताएं। और सबसे पहले बता दिया है सौरभ ने, फिर हिमाचली क्वीन ने। वेरी गुड जी। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ला जी, विनोद कुमार शुक्ला जी, तो इनको ये अवार्ड मिला। चलिए, तो भाई बेहतरीन, आपको ये अवार्ड्स हैं वो याद है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंटरनेशनल योगा डे से, और ये अभी दोस्तों कुछ ही दिनों में आएगा। 21 जून 2015 में पहली बार इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को समर सोलिस्टर है, सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटी रात होती है नॉर्थ पोल पर। अभी हाल ही में हमने 23 सितंबर को पढ़ा था, उस दिन आयुर्वेदा डे हुआ करेगा। ऑटम इकोनिक्स, दिन और रात लगभग एक जैसी। और मेडिटेशन डे का लास्ट ईयर 21 दिसंबर को डिसाइड किया गया था, जिस दिन नॉर्थ पोल पर छोटा दिन और बड़ी रात, तीनों ही आपको याद रखने हैं। फिर इस न्यूज को पढ़ने से पहले कल हमने पढ़ा था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आयुष मिनिस्ट्री जो है मिलकर इंडिया की ट्रेडिशनल मेडिसिन जो थेरेपीज है उनको दुनिया भर में प्रमोट करने वाली है। ये भी आपको याद होगा, पढ़ा था। और दोस्तों अब ये जो श्रीलंका की ओल्डेस्ट जो है ये आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी है। मैं बता दूं, यूनिवर्सिटी का रैंक तो इसे 2021 में ही मिला था, लेकिन उससे पहले दोस्तों ये स्कूल के तौर पे काम करती थी। और इसका नाम है गम्फा विक्रमा माराची यूनिवर्सिटी। मैं रिपीट करता हूं, गम्फा विक्रमा माराची यूनिवर्सिटी। और दोस्तों इसको 1929 में पंडित जीपी विक्रमा राची द्वारा बनाया गया था। और 2021 में इसको यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिला। और दोस्तों यहां पर जो है इंटरनेशनल योगा डे को लेकर जो है वो तैयारियां हो रही हैं। तो सबसे पुराने विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। तो भाई इनका आयोजन 21 जून तक लगातार किया जाएगा। और अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, क्योंकि अब यूनाइटेड नेशन ने माना है, तो भाई दुनिया का लगभग हर वो कंट्री, क्योंकि लगभग 193 कंट्रीज यूएन के मेंबर हैं, तो वहां पर इसका आयोजन होना है। और श्रीलंका में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो ये न्यूज को मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि ये आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और आज श्रीलंका से भी दो न्यूज हो गई हैं। एक मालिनी गोफिनका जैसी जो क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा कही जाती थी, उनका देहांत हुआ। ईरान से भी दो न्यूज हो गई कि भाई उन्होंने सजेशन दिया है कि भाई पर्शियन गल्फ को आप गल्फ ऑफ अरेबिया बोल दो। और एक उनके डायरेक्टर हैं जाम्फा, जिनको द डे आई मेट एक्सीडेंट उस मूवी के डायरेक्टर के तौर पे उनको कैन्स फेस्टिवल का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। तो वो याद रखें। फिर दोस्तों हमने पढ़ा था कल कि फ्रेंच ओपन की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो फ्रेंच ओपन है, रफेल नडाल इस बार उसमें नहीं खेलेंगे, कई वर्षों के बाद, दशक के बाद। और उसके सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन नोवाक जोकोविच खेलने वाले हैं। सर्बिया का ये प्लेयर है। और दोस्तों ये चर्चा में इसलिए आया, फ्रेंच ओपन तो अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन ये अभी स्विट्जरलैंड में खेल रहे थे, जिनेवा में, जिनेवा ओपन टाइटल में। और दोस्तों इसके द्वारा इससे जीत लिया गया है। अब नोवाक जोकोविच ने दोस्तों जिनेवा टाइटल जीता है। उसमें खास बात क्या है? तो बहुत सारे टाइटल जीते हैं, खास बात यह है कि इनके कैरियर का दोस्तों 100वां जो है ये एटीपी टाइटल है। और ऐसा करने वाले, ऐसा रिकॉर्ड करने वाले ये दुनिया के सिर्फ तीसरे ही प्लेयर बने हैं। इससे पहले एक कॉनर नाम के प्लेयर ने 109 टाइटल जीते थे। और रॉजर फेडरर ने 103 जो है टाइटल्स हैं दोस्तों जीत रखे हैं। और नोवाक जोकोविच जो है दोस्तों वो अब 100 टाइटल जीतने वाला दुनिया का तीसरा प्लेयर बना है। इसने फाइनल में दोस्तों ये हुरकाज को जो है वो हराया। और दोस्तों जो है ये टू अचीव द फीट आफ्टर जिमी कॉर्नर। अब इनका जो कॉर्नर का मैं बात कर रहा था, पूरा नाम है जिमी कॉर्नर, और फेडरर का तो मैं बता ही दिया, रोजर फेडरर। तो भाई इन्होंने
हुरकाज को हरा के ये 100वां टाइटल जीता और दुनिया के जो है तीसरे ऐसे प्लेयर बन चुके हैं जिनके नाम पर दोस्तों ये रिकॉर्ड है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, पोलैंड के प्लेयर हुबर्ट हुरकाज को हरा के। और सर्बिया का ये प्लेयर है बंदा, 2021 में भी चर्चा में था जब इसने कहा दिया था कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगाऊंगा कोविड की वैक्सीनेशन से ही इस बंदे ने मना कर दिया था। बाद में इसके ऊपर बैन लगा कि आप ऑस्ट्रेलियन ओपन नहीं खेल सकते, और फिर जो है ये कहता कोई बात नहीं मैं नहीं खेलूंगा, तो वो नहीं खेला। बाद में देखिए इतना जबरदस्त खेल रहा है, अब अभी भी मुझे लगता है 36 से 37 वर्ष की उम्र है, और इस उम्र तक जो है ज्यादातर टेनिस प्लेयर जो है वो रिटायर ही हो जाते हैं। दोस्तों ऐसी ना कई सारी खबर, जैसे वैक्सीनेशन वाली बात मुझे याद आ गई। अभी मैं एक और बात आपसे शेयर करूंगा, 1 ही मिनट लूंगा, न्यूज तो नहीं है बट बड़ा दुख होता है कभी कभार, आपको भी सुन के बड़ी हैरानी होगी। आपने आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम का नाम सुना हुआ है? बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का, तो वो पर्ची निकाल के किसी के बारे में भी उसका भविष्य बता देते हैं। शायद आपने टीवी पे जरूर देखा होगा उनके बारे में, है ना। तो दोस्तों अभी वो आजकल चंडीगढ़ आए हुए हैं, चंडीगढ़ में पंचकूला में उनका इवेंट चल रहा है। तो कल ना मतलब परसों पहला इवेंट था, तो कल एक न्यूज़ बड़ी आई कल सुबह से, और बड़ी ही मतलब अचानक जो है वो खबर थी। और वो खबर ये थी कि दोस्तों वहां पर जो है एक देहरादून की फैमिली थी, चंडीगढ़ में रहती थी, और वो फैमिली में जो 42 वर्षीय प्रवीण मित्तल, उनकी वाइफ और उनके माँ बाप और उनके 3 बच्चे, 7 लोग थे। वो उस जो है कथा को सुनने गए, और वो कथा को सुनने गए, और दोस्तों जो है वो मतलब दिमाग का पता नहीं लगता ना, माइंड आपका दोस्तों जो है मतलब दुनिया का सबसे फास्टेस्ट थिंग है, ठीक है, कब कहाँ पर कितनी जल्दी पहुंच जाए, ठीक है, मेंटली स्टेबल होना कितना ज़रूरी है। वो उन्होंने कथा सुनी, और उसके बाद कथा सुन के वो पता नहीं क्या बात उनके माइंड में रही होगी, एक जो है गाड़ी में बैठे अपनी, और गाड़ी में बैठकर जो है उन 7 ही लोगों ने जहर खा लिया और मर गए। और उसका रीज़न बताया जा रहा है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा था, बहुत ज़्यादा उनको जो है लोन वापस करना था, और जिस वजह से उन्होंने सुसाइड किया था। 7 लोगों की डेथ होगी। तो मेंटली ना स्टेबिलिटी कितनी जो है वो ज़रूरी है आज की लाइफ में। आप नौकरियां के लिए कोशिश कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, और आपने लाखों करोड़ रुपए कमा लिए, लेकिन मेंटली स्टेबल नहीं है, तो उस चीज़ का क्या ही फायदा है। तो इनके ऊपर भी है ना बड़ी हैरानी होती है। तो भाई मतलब मेंटली फिजिकल स्टेबल है, तभी इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं आप अचीव कर पाते हैं। नोवाक जोकोविक 100th एटीपी टाइटल। फिर उसके बाद की जो न्यूज है दोस्तों, ये न्यूज जो है जूनियर वुमेन हॉकी 4 नेशन ओपनर की है। और ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, नाम ही क्या है, जूनियर वुमेन हॉकी 4 नेशन ओपनर। और ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत दोस्तों अर्जेंटीना में हुई है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। पहले मैच में जो है भारत ने चिली को 2-1 से हरा दिया है। अभी 2 जून तक ये टूर्नामेंट चलने वाला है दोस्तों। तो पहले मैच में, दूसरे मैच में क्या हुआ वो तो इंपॉर्टेंट नहीं रहने वाला, लेकिन ये जो है वुमेन हमारी जो हॉकी 4 नेशन ओपनर, ये शुरुआत, इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हॉकी को लेकर हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले ही, FIH जो है इंटरनेशनल हॉकी चैंपियनशिप, जिसको लेकर भारत की हॉकी टीम अनाउंस कर दी गई थी, वो बेल्जियम और नीदरलैंड में उसका आयोजन होने वाला है दोस्तों। उसके लिए भारत की हॉकी टीम है वो चली गई है, आपको डेफिनेटली याद होगा। इसके अलावा अगर मैं हॉकी की बात करूं तो सीनियर इस साल का एशियन हॉकी चैंपियनशिप है, वो भारत में बिहार के राजगीर में होने वाला है। हॉकी की अगर बात करें 2024 में लास्ट ईयर पेरिस में ओलंपिक्स हुई थी, वहां पर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं ओलंपिक्स में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए थे। तो बड़े फेमस प्लेयर हैं, हमारे विकेट गोलकीपर थे श्री राजेश, उन्होंने उस ओलंपिक्स के बाद रिटायरमेंट भी ले ली थी, डेफिनेटली आपको याद होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन। और भाई इट्स अगली न्यूज से पहले पहले इस सेशन को शेयर, लाइक साथ साथ जरूर कर दिया करो। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा दोस्तों आपके मोबाइल फोन पर जो है किसी भी तरह का आपको मोबाइल फ्रॉड या बैंकिंग या फाइनेंशियल फ्रॉड ना आ सके, तो उसको लेकर दोस्तों ये फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर ये जो है लॉन्च किया है, जो कि आपके फोन पर इस तरह की कॉल या इस तरह के मैसेज या इस तरह की कोई भी OTP को लेकर पहले से ही आपको वो चेतावनी दे देगा कि आप इससे शेयर ना करें, आप इस फोन को ना उठाएं। और भाई जिससे कि हमारे यहाँ पर जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, भाई आपकी गलत ट्रांजेक्शन करवा ली गई है, आपसे OTP ले लिया गया है, इन सारे फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। तो फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, और ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। मल्टी डिमेंशनल एनालिटिक टूल है, जो कि भाई सभी स्टेक होल्डर्स, मतलब चाहे बैंक हो, NBFCs हो या UPI सर्विस प्रोवाइडर हो,
और या फिर उनके विक्रेता, मतलब उनके जो उपभोक्ता हैं हम लोग, उन सभी को जो है एक तरह की चेतावनी, और एक तरह से जो पहले जैसे हमने S-400 की बात की थी कि भाई जैसे ही पाकिस्तान से मिसाइल आती थी वो उसे डिटेक्ट करके हवा में खत्म कर देता था, ऐसा ही कुछ जो है ये FRI दोस्तों फाइनेंशियल फ्रॉड्स के साथ है वो करने वाला है। तो बड़ा बेहतर है, जिससे कि भारत में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर लोगों में भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा, और इस मतलब फील्ड में जो है और ज्यादा जो है वो बढ़ोतरी है वो हो पाएगी। हालांकि भाई यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से दो और न्यूज थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं लगी तो मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन वैसे बता देता हूँ। एक तो दोस्तों जो BSNL है वो जो है थर्ड क्वार्टर के बाद 2024-25 में फोर्थ क्वार्टर में भी उसको प्रॉफिट हुआ है, और जब उसको थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में प्रॉफिट हुआ था, जब जनवरी में मैं आपको पढ़ा रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैंने बताया था कि भाई मैंने अपनी जिंदगी में लगभग पिछले 15-17 साल से BSNL ही यूज किया था, जब से मेरा कॉलेज टाइम है, और उस समय मैंने लिया था, और मैंने जनवरी के महीने में ही BSNL से तंग होके उसकी रेंज वगैरह कहीं कहीं समस्याएं आ जाती थी, तो मैंने एयरटेल में कन्वर्ट कर लिया। तो भाई जब किया तो वो खबर मैंने पढ़ी कि भाई अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 262 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे लगा कहीं मैं ही कहीं एक तरह से जो है मतलब भार बन के बैठा हुआ हूँ BSNL पर, और अब जो है चौथे क्वार्टर में भी प्रॉफिट आ गया, तो मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है यार, इतने समय रखा, क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास जो है वो प्राइवेट कंपनीज के जो है फोन हुआ करते थे, ये सिम हुआ करते थे, आई वॉज द ओनली वन, लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा और इनमें प्रॉफिट आना शुरू हो गया, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। दूसरा, वोडाफोन ने भी अपना दम तोड़ दिया, कह रहे हैं कि 2026 के अंत होते होते दोस्तों ये कंपनी भी बंद हो जाएगी, और मार्केट में बड़ी कंपनीज के तौर पे सिर्फ जियो और फिर एयरटेल ही आपस में कंपीट करती हुई नजर आएंगी। दोस्तों ये कोई अच्छी खबर नहीं है, मतलब मोनोपोली हो जाती है तो फिर वो उपभोक्ता को अपने अकॉर्डिंग जो है उनसे पैसे लेने शुरू कर देते हैं जी। फिर दोस्तों अगली जो न्यूज है वो जुड़ी है हमारे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस 2017 में सरकार द्वारा शुरू किया गया, और इसका पर्पस था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, ये आप इसका लोगो भी देख रहे हैं कि भाई मान लीजिए आपको कोई व्यापार करना है, स्टार्टअप करना है, मान लीजिए मुझे लकड़ी का काम करना है, लकड़ी की एक कंपनी बनानी है और मुझे लकड़ी चाहिए, तो भाई अब मैं किसी व्यक्ति से लकड़ी लूंगा 10 लाख की, ठीक है, उसको मैंने पेमेंट कर दिया, तो भाई मेरी जो पेमेंट है वो सुरक्षित है कि नहीं है, भाई जिस व्यक्ति से मैं ये व्यापार कर रहा हूं तो वो व्यक्ति जो है वो भाई सही है या नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो इनको लेकर बहुत सारे लोगों में बड़ी आशंका रहती थी, अपना व्यापार बिजनेस स्टार्टअप नहीं कर पाते थे। तो सरकार ने 2017 में ये एक पोर्टल खोला, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें सरकार ने कहा कि भाई जो सेलर हैं, जो कुछ बेचना चाहते हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करें, और जो कुछ खरीदना चाहते हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करें। और रजिस्टर दोस्तों कैसे करना है, आपकी कंपनी जो है वो दोस्तों जो है उसका GST नंबर होना चाहिए, आपकी कंपनी की प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए, सरकार के साथ वो रजिस्टर हो, और आपका डिटेल पर्सनल आधार कार्ड पैन कार्ड सभी कुछ, मतलब भाई जिसमें फ्रॉड रहने के जो चांसेस हैं ही ना रहें, तो एवरीथिंग है विद गवर्नमेंट। तो भाई सरकार ने कहा कि भाई किसी को कुछ बेचना है या किसी को कुछ खरीदना है तो इसी पोर्टल के जरिए, और इसके ऊपर हम कोई आपसे एक्स्ट्रा फीस है नहीं लेंगे। अभी भी 90% से ज्यादा दोस्तों इसके ऊपर जो व्यापार हो रहा है उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। और अगर आज के समय पर देखें हम 8 सालों में 10 लाख से ज्यादा MSME इंटरप्राइजेस, 1.3 लाख आर्टिस्ट जो वीविंग से जुड़े हुए हैं, 1.84 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर, और 31,000 से ज्यादा स्टार्टअप जो हैं दोस्तों GEM के ऊपर जो है वो रजिस्टर्ड हैं। और भाई आज जो है यहाँ पर अगर मैं एक्टिव सेलर और अगर बायर्स की बात करूं तो भाई 1.64 लाख प्राइमरी बायर्स और 4.2 लाख एक्टिव सेलर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और इनकी 97% जो ट्रांजैक्शन है उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई चार्जेस नहीं लगता। और भारत का आज हर राज्य और यूटी जो है वो वहां के लोग हैं इस पर व्यापार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से व्यापार को, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर को सुरक्षित करता है। तो भाई अब ये दुनिया का लार्जेस्ट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म है, बन चुका है। सबसे ज्यादा जो व्यापार है जिसे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर हो रहा है तो वो अब भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है। तो ये दोस्तों बड़े बेहतरीन न्यूज है। फिर अल्जीरिया जो है दोस्तों, ब्रिक्स कंट्रीज आपको पता होगा, हर रोज ही बात होती है। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं इनका समिट की हम बात करते हैं, हर रोज होने वाली है ब्राजील की ब्रासिलिया में। अब ये जो ब्रिक्स कंट्री है इन्होंने 2015 में एक बैंक बनाया था मिलकर, भाई जिस बैंक का नाम रखा था न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये जो बैंक है भाई अब इसके कई सारे ऐसे कंट्रीज भी मेंबर बनते जा रहे हैं जो भी ब्रिक्स के भी मेंबर नहीं है। और उसी श्रेणी में अल्जीरिया
ये अफ्रीकन कंट्री भाई अब न्यू डेवलपमेंट बैंक का मेंबर जो है वो बन चुका है दोस्तों, ऑफिशियली ऑन द मई 19th। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी दे दूं, हेडक्वार्टर शंघाई में है। इसके दोस्तों प्रेसिडेंट फिलहाल जो ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं दिल्मा रूसेफ, वही अभी फिलहाल एनडीबी के प्रेसिडेंट हैं। और अभी तक ये लगभग 40 बिलियन यूएस डॉलर के जो लोन्स हैं भाई, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, वाटर सैनिटेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, इन सभी क्षेत्रों में अब 40 बिलियन यूएस डॉलर के लोन है वो ऑलरेडी जो है डिस्पर्स भी कर चुके हैं। तो नाम याद रखें, ये कंट्री अल्जीरिया, और ये नया मेंबर है और इस साल की मीटिंग है, आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूं। फिर दोस्तों नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एक टेंपल है असम में, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। और ये जो बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों नागशंकर नाम की एक जगह है, और वहां पर दोस्तों एक ये नागशंकर ये जो मंदिर है, अब पहले इस मंदिर के बारे में थोड़ा जान लो। असम के, मैं फिर रिपीट करता हूं, बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का ये नागशंकर मंदिर जो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। और ये भाई ब्रह्मपुत्र जो रिवर है असम में बहता है, उसके नॉर्थ बैंक पर है। और दोस्तों ये जो है 4वीं शताब्दी में किंग नार शंकर, जो कि नगाखा डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था, किंग नारा शंकर द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो अभी एक बड़ी न्यूज आई कि भाई ये जो मंदिर है, इस मंदिर को डेजिग्नेट किया गया है ए मॉडल टेंपल फॉर टर्टल कंजर्वेशन। भाई जो कछुए हैं उनका कंजर्वेशन जो है वो किया जाए, और उसको लेकर जो है मंदिर में जो है मतलब दोस्तों मॉडल टेंपल, जैसे कि भाई वहां क्योंकि नदी के किनारे के ऊपर है, वहां पर बहुत सारे कछुए आते हैं। जैसे हमने अभी उड़ीसा में बात की थी ओलिविया टर्टल्स की, और जिसको लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑपरेशन ओलिविया भी चलाया। अब ऐसा ही मतलब इन्होंने डेजिग्नेट कर दिया कि यहां पर जो उनकी कंजर्वेशन को लेकर, उनकी ब्रीडिंग को लेकर जो है बेहतर इंतजाम किया जाएगा, ताकि इस जो पर्यावरण की जो है इन जंगली जीवों की भी रक्षा की जा सके, और इनको किसी भी तरह का, क्योंकि ये मौसम इनकी ब्रीडिंग का होता है, तो कोई किसी तरह का जो प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। तो देखिए भारत में हम टर्टल्स के बारे में, मतलब छोटे छोटे जीव के बारे में कितना संवेदनशील रखते हैं, और मंदिरों को हमने डेजिग्नेट ही कर दिया। नाग शंकर मंदिर याद रखना है। और वर्ल्ड टर्टल्स डे कब होता है आपको याद है, कल ही बताया था 23 मई को वर्ल्ड टर्टल्स डे जो है वो ऑब्जर्व दोस्तों किया जाता है। फिर अगली न्यूज जो है वो जुड़ी है केरला के कोझिकोड से। और आप सबको पता है भाई, अभी तक हमने पढ़ा था कि भाई भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है, भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन है। ऐसे ही राज्यों में हम देख रहे हैं कि भाई केरला का, या तमिलनाडु का, या हिमाचल का, या पंजाब का, या यूपी का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय जानवर क्या है। अब भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर दोस्तों ये सारी अनाउंसमेंट की गई हैं, और ये अनाउंसमेंट जो केरला का कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट है वहां पर की गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाई उन्होंने अपना नेशनल जो डिस्ट्रिक्ट फ्लावर है वो एथिरानी को, डिस्ट्रिक्ट बर्ड है मैनीपोनाम को, फिर उनका डिस्ट्रिक्ट एनिमल इंडियन पेंगोलिन को, फिर उन्होंने एक्वेटिक एनिमल स्मूथ कोटेड ओटर को, फिर डिस्ट्रिक्ट बटरफ्लाई तक जो है मालाबार रोज को, और डिस्ट्रिक्ट ट्री अयक्कम। तो भाई ये सारे नाम अब याद तो करने ही पड़ेंगे, एग्जाम में पूछे गए हैं, तो भाई हमें आंसर देना ही पड़ेगा। तो ये सारे के सारे इनको रीड आउट करें, और 2-4 बार करेंगे तो चीजें थोड़ी बहुत याद हो ही जाएंगी। 6-7 बार करेंगे तो 100% याद हो जाएंगे। बाकी हम तो हैं ही हैं, हम आपको हर रोज इसके रिवीजन है जरूर करवाएंगे। तो कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरला में ये अनाउंसमेंट है दोस्तों, ये की गई है। फिर LIC भाई भारत की सबसे पुरानी जो इंश्योरेंस कंपनी 1956 1 सितंबर को बनी थी। और दोस्तों होता क्या ना, अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में जाओगे तो जैसे कोई नौकरी शुरू करता है ना, तो ज्यादातर क्या होता है भारत में कोई ना कोई LIC का जो एजेंट है वो उस दफ्तर से जुड़ा होगा, और वो आकर कहेगा भाई साहब आपके दफ्तर में सभी ने LIC की पॉलिसी करा रखी है, मेरे से करवा लो, 3 पॉलिसी आपको फ्री कर देंगे, पहली 3 पॉलिसी के पैसे हम दे देंगे। ऐसे ही ये LIC के एजेंट्स बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं, बड़े मैनेजर से, बड़े CEO से मिले और बोल दिया कि भाई आप अपने एम्प्लॉयज को जो गिफ्ट देना चाहते हो, जो बोनस देना चाहते हो, आप सभी को LIC की पॉलिसी दे दो। तो दोस्तों ऐसे टाइप्स हो जाते हैं। तो हाल ही में दोस्तों इन्होंने क्या किया, एक ही दिन में 5,88,107
मतलब लगभग लगभग 6 लाख लगा लें लाइव पॉलिसीज जो है इन्होंने एलआईसी ने बेच दी। और ये दोस्तों जो है एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल जो है बिक गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी ज्यादा पॉलिसी कभी भी इतिहास में किसी इंश्योरेंस कंपनी ने बेची ही नहीं है। तो भाई 5,88,000 पॉलिसीज एलआईसी की इनके द्वारा बेच दी गई है। तो याद रखें वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड। फिर भाई कोंकण रेलवे, दोस्तों कोंकण रेलवे ये जो महाराष्ट्र, गोवा और दोस्तों आंध्रा, ये सारे जो राज्य हैं, तो भाई जो हमारी इंडियन रेलवे की अलग अलग कमांड्स हैं उनमें से ये जो कोंकण रेलवे है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और हाल ही में दोस्तों कोंकण रेलवे जो है वो इंडियन रेलवे के साथ मर्ज होगी, मतलब उसके जो ऑपरेशंस हैं उनको दोस्तों अब जो है भारतीय रेलवे ही कंट्रोल करेगी। सेंट्रल जो कमांड है वही कंट्रोल करेगी, ना कि कोंकण रेलवे, क्योंकि कोंकण रेलवे एज ए आइडेंटिटी को जो है वो मर्ज कर दिया गया है। इसको लेकर कई सारे राज्यों का जो है वो अप्रूवल लेना जरूरी था दोस्तों, जिसमें गोवा है, कर्नाटका है, केरला है और अभी लास्ट में महाराष्ट्र गवर्नमेंट रह गई थी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी अप्रूवल के बाद अब ये जो KRCL कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इंडियन रेलवे के साथ मर्ज हो गई है। और इंडिया मोस्ट सीनिक एंड स्ट्रेटेजिकल विटल रेलवे लाइंस, और अब ये इंडिया के लार्जेस्ट सेंट्रल जो रेलवे नेटवर्क के साथ है कनेक्ट है वो हो गई है। तो मतलब इसकी आइडेंटिटी जो सेल्फ आइडेंटिटी थी वो दोस्तों ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये मुझे लगता है आज के जो हमारे सेशन की इंपॉर्टेंट न्यूज थी। बहुत सारी न्यूज कोशिश की है, एक न्यूज जो ना काफी पुरानी थी 4-5 दिन पहले वो यार रह गई, लास्ट तक मेरी कोशिश होती है इंक्लूड कर दूं, तो वो मैं कल ही लेके आऊंगा। एक पंचायतों का इंडेक्स वगैरह निकला है, दिल्ली में मीटिंग हुई थी और वो रह गई है, वो कल पहली न्यूज के तौर पे आपके साथ लेके आऊंगा। तो दोस्तों इसके बाद एमसीक्यू शुरू करते हैं, और एमसीक्यूज जो है शुरू करते हैं भाई, वेरी गुड। और यहाँ पर झासा स्टूडेंट जो बोल रहे हैं बढ़िया है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है राहवीर स्कीम रिसेंटली कौन से राज्य ने शुरू की थी? कल ही बताया था आपको 25,000 रुपया मिलेगा अगर कोई व्यक्ति ऐसे किसी एक्सीडेंट विक्टिम को लेकर जाएगा तो उसकी सहायता करेगा, और ये शुरू किसने की है? मध्य प्रदेश ने की है। फिर वर्ल्ड फुटबॉल डे दोस्तों ये कब होता है? ये हर साल 25 मई को जो है सेलिब्रेट है किया जाता है। मुझे जल्दी से बताओ यार 11वां फीफा फुटबॉल वुमेन वर्ल्ड कप कहां पर होएगा और कब होएगा? जल्दी जल्दी से मुझे बताओ आप, ठीक है। 11th वुमेन फीफा वर्ल्ड कप कब और कहां पर होने वाला है? वेरी गुड, 2027 ब्राजील। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। फिर सैफ अंडर 19 फीफा, सैफ अंडर 19 जो अभी टूर्नामेंट हुआ था जो इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया था, उसका फाइनल कहाँ हुआ था ये भी बता दो मुझे आप। अरुणाचल प्रदेश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण रेलवे इंडियन रेलवे के साथ अप्रूवल हो गई है अब दोस्तों। महाराष्ट्र ने भी अप्रूवल दे दिया ऑलरेडी, जो है कर्नाटका, गोवा वो जो है उसे अप्रूवल ऑलरेडी दे ही चुके हैं। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का जो है आयोजन किया था, कहां पर किया था? उत्तराखंड, दिल्ली, असम या तमिलनाडु। और आपको पता है इसी शहर में अभी हाल ही में 10वीं जो दोस्तों नीति आयोग की 10वीं जो गवर्निंग काउंसिल की जो समिट थी वो भी इसी शहर में हुई थी, सेम टू सेम। और आंसर जो है इसका न्यू दिल्ली है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट, और ये जो है 10वीं जो काउंसिल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की समिट। फिर 2 दिन का नेशनल राइटिंग वर्कशॉप ऑन पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, ये न्यूज में कल आपको बताऊंगा पूरी। PAI वर्जन 2.0 ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो भाई इसको भी सरकार द्वारा दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज किया गया था पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को लेकर। फिर वर्ल्ड हेल्थ एक्शन डे कब होता है? इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ एक्शन डे 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई। अब आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल वुमेन डे ये होता है 8 मार्च को, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे ये होता है 10 मार्च को, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल वुमेन मैरीटाइम डे, ये तो अभी पढ़ा था कुछ दिन पहले, मैरीटाइम डे होता है 18 मई को।
और ये इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ डे जो है दोस्तों ये 28 मई को होता है। और आपको सबको पता है डिफेंस मिनिस्ट्री ने मैरीटाइम इंडस्ट्री में महिलाओं का जो है वो रोल बढ़े, इसको लेकर कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? वो किया था सागर में सम्मान। हाँ जी, याद है सबको सागर में सम्मान के बारे में। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताएं कौन सी राज्य सरकार ने वन फैमिली वन एंटरप्रीन्योर स्कीम लॉन्च की है ताकि देश उस प्रदेश के अंदर एंटरप्रीन्योर का कल्चर जो है वो स्थापित किया जा सके। तो इसी प्रदेश में जो है वेव्स जब समिट हुई थी मुंबई में, तो वहां पर एग्रीमेंट हुआ था कि ये प्रदेश एक शहर बनाएगा जो कि भाई जहां पर कंटेंट क्रिएटर्स या जो प्रोड्यूसर्स या जो भी जो है दोस्तों इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को लिए नई जो है वो अपॉर्चुनिटीज वो शहर पैदा करेगा। तो ये राज्य कौन सा है? ठीक है, तो ये राज्य कौन सा है दोस्तों? दैट इज आंध्र प्रदेश इज द आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो भाई चंद्रबाबू नायडू यहाँ के मुख्यमंत्री, ये कौन बोल रहा है महाराष्ट्र नहीं है, वेव समिट हुई महाराष्ट्र मुंबई में थी। ठीक है, लेकिन ये एग्रीमेंट आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया था। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज 100% इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क कहां पर हो चुका है? 100% एजुकेशन तो मिजोरम में हो चुकी है, और ये इलेक्ट्रीफाइड रेल नेटवर्क दोस्तों हरियाणा में ऑलरेडी इसको अनाउंसमेंट है कर चुके हैं। फिर स्ट्रॉबेरी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर दुनिया में कौन है? चीन, इजिप्ट, स्पेन, इंडिया। और मुझे ये बताओ हाल ही में जो एक ट्रेन लॉन्च हुई है जो कश्मीर से मुंबई तक जाएगी, लॉजिस्टिक ट्रेन है, पेरिशेबल गुड्स को लेकर जाएगी, जिसका वहां के हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरिस्ट को बड़ा बेनिफिट होगा। उसमें कौन सा प्रोडक्ट जाने वाला था? कौन से फ्रूट को लेकर जा रही है वो ट्रेन? वो भी आंसर दे दें। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो चाइना है, स्ट्रॉबेरीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। और जो मैं पूछ रहा हूं उसका उत्तर क्या था? चेरी। चेरी की जो फसल है, जो दोस्तों चेरी का जो फ्रूट है उसको लेकर जाएंगे। तो ये हमारे आज के जो यहाँ पर चेरी दिखा दी सौरभ ने, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पर अब लास्ट हमारा है ऑल इंडिया रेडियो, और ऑल इंडिया रेडियो में जो है सुबह की जो न्यूज है, मैं सुबह देख रहा था, मुझे एक दो न्यूज ही लगी जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक तो दोस्तों अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो एफडीआई है भारत में, और उसमें जो है 14% जो है बढ़ोतरी हुई, और लास्ट ईयर का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 81 बिलियन यूएस डॉलर का हुआ, बहुत बेहतरीन है 81 बिलियन यूएस डॉलर। और इसके पता लगता है कि भारत के लोग कितना बेहतरीन काम है देश के बाहर कर रहे हैं जो पैसा भेजते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज कुछ खास मुझे लगी नहीं। और अगर मैं कल दोपहर और कल शाम की भी न्यूज करूं तो गुलवीर सिंह की न्यूज है जो गोल्ड मेडल जीता है साउथ कोरिया में एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में, वो ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं। और एक अगर भाई आईटीआर अगर आपको भरनी है तो पहले 31 जुलाई लास्ट डेट थी, अभी 15 सितंबर जो है उसकी लास्ट डेट है, तो ये आप याद रखें। और कल कुछ लोगों को पद्म अवार्ड्स भी दिए गए हैं, और ये दोस्तों किश्तों में दिए जाते हैं थोड़े थोड़े करके। गुजरात की खबर है डिफेंस मिनिस्टर की, और बाकी कुछ ऐसी न्यूज नहीं है कि जिसको मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको पेश कर सकूं। तो कल जो है दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। उम्मीद करता हूं सेशन बढ़िया रहा होगा, ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल रिकॉलिंग रिवीजन इस सेशन में हो सके इसकी हमेशा कोशिश रहती है। आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि भाई सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दो। पीडीएफ आफ्टर द क्लास आपको मिली जानी है टेलीग्राम चैनल पर, और दोस्तों बस आप सेशन को शेयर लाइक दबा के कर दो, और बाकी सारा काम अपनी जो स्टैटिक जीके का और करंट अफेयर का वो हम पर आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी कुछ आप ले लीजिए और कुछ हमें दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।